नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैथ्यू आर्नोल्ड की आलोचना पर चर्चा करेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड अंग्रेजी आलोचना के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं और इस इकाई के द्वारा आप उनके साहित्यिक जीवनी से परिचित हो सकेंगे। आर्नोल्ड का जो कवि व्यक्तित्व है उससे भी ज़्यादा उनका संस्कृति चिंतक और आलोचक का जो रूप है उससे परिचित हो पाएंगे। कविता की परिभाषा पर आर्नोल्ड के विचार जान पाएंगे। आर्नोल्ड की नज़र में स्वच्छंदतावाद की तुलना में शेक्सपियर क्यों बेहतर है ये जानेंगे और विज्ञान और साहित्य के आपसी रिश्ते पर आर्नोल्ड के विचार जानेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड, जिनका जन्म 1822 में हुआ और 1888 में इनकी मृत्यु हुई, अंग्रेजी आलोचना के बहुत महत्वपूर्ण नाम है और ऐसा माना जाता है कि आधुनिक आलोचना के जो शिखर व्यक्तित्व के रूप में जो टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड्स का जो नाम लिया जाता है, इस नाम से पहले अंग्रेजी में यदि कोई महत्वपूर्ण आलोचक है तो वो मैथ्यू आर्नोल्ड। इनके द्वारा तैयार की गई ज़मीन पर ही बाद में इलियट और रिचर्ड्स ने अपनी आलोचना की नींव रखी। इसलिए इनकी मान्यताओं को जानना विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैथ्यू आर्नोल्ड को संतुलित और परिपक्व आलोचक के रूप में जाना जाता है। बहुत अतिरंजनापूर्ण बातें नहीं कहते, बहुत गंभीरता से अपनी बातें कहते हैं। इन्होंने जॉन ड्राइडन तथा सैमुअल जॉनसन की परंपरा को आगे बढ़ाया। ये दोनों आलोचक नवशास्त्रवादी आलोचना के अंतर्गत परंपरा व आधुनिकता के बीच संतुलन साधने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने इन पूर्ववर्तियों से आगे जाते हुए नवशास्त्रवाद की सीमाओं से अंग्रेजी आलोचना को मुक्त किया और उनका मौलिक अंतर विकास करने का प्रयास किया। मैथ्यू आर्नोल्ड के परिवार का संबंध अकादमिक शिक्षा जगत से था। उनके पिता थॉमस आर्नोल्ड एक स्कूल के प्रधानाचार्य थे। मैथ्यू आर्नोल्ड भी ऑक्सफोर्ड में शिक्षित दीक्षित होने के बाद राज्य के विद्यालयों में निरीक्षक के पद पर कार्यरत हुए। वहाँ उन्हें इंग्लैंड के विविध क्षेत्रों के स्कूलों का दौरा करना पड़ता था। इससे उन्हें इंग्लैंड के सामाजिक परिदृश्य तथा जो शिक्षा का परिदृश्य है उसे देखने समझने का बहुत अवसर मिला। बाद में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हुए उन्होंने अपने आलोचना को सिद्धांतबद्ध एवं व्यवस्थित रूप दिया। माने ये इस तरह से आलोचक थे जिनकी एक तरह से व्यवस्थित रूप से समझ विकसित हुई और शिक्षा का जो रूप था, उस समय का जो सर्वोच्च रूप था, उससे ये लैस थे, उनको जानकारी थी। स्कूल निरीक्षक के तौर पर उन्होंने नैतिक मूल्यों की ज़रूरत में अभिरुचि को सहज मानते हुए भी वे नैतिक मूल्यों को एक धर्म प्रचारक की तरह ग्रहण नहीं करते थे। धर्म प्रचारक भी बहुत नीति का उपदेश देते हैं, लेकिन उन्होंने इस रूप में नहीं दिया। इस मामले में वे वैज्ञानिक विवेक से ही अधिक संचालित होते हैं। कई बार नैतिक मूल्य वैज्ञानिक विवेक के खिलाफ भी जाते हैं। वे इंग्लैंड में व्याप्त 18वीं और 19वीं सदी के ज्ञानोदय काल की उपज थे। निरीक्षक के तौर पर पूरे इंग्लैंड में घूमते हुए तथा छात्रों व उनके अभिभावकों से मिलते हुए मैथ्यू आर्नोल्ड अक्सर ये अनुभव करते थे कि इंग्लैंड में अभी तक लोग परंपरागत धर्म के असर में हैं और इसलिए उनकी सोच रूढ़िवादी है। अतः उन्होंने वैज्ञानिक बोध के लिए विकास को ध्यान में रखते हुए अपने भीतर आबद्ध गहरी बेचैनी के भाव का अनुभव किया कि वैज्ञानिक विवेक विकसित होना चाहिए। उनके जीवन के ये अनुभव उनके साहित्यिक दृष्टि को संस्कृति, धर्म, दर्शन व समाजशास्त्र से संबंधित करने की दिशा पकड़ने में आधार बने। आर्नोल्ड के साहित्यिक जीवन की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई। 1853 में उन्होंने कविताओं का प्राकथन लिखा। यही उनका पहला विधिवत साहित्यिक काम है। मैथ्यू आर्नोल्ड की आलोचना की पुस्तकों को देखने से उनके इस चिंतन कर्म का स्वरूप और स्पष्ट हो सकता है। स्वच्छंदतावादियों ने शास्त्रीय काल और उसकी साहित्यिक परंपरा की अनदेखी की थी। आर्नोल्ड उसका निराकरण करना चाहते थे। वे नैतिक मूल्यों के संबंध में स्वच्छंदतावाद की जगह शास्त्रीय मर्यादा बोध को बेहतर सामाजिक सांस्कृतिक आधार भूमि मानते हैं। होमर पर इसलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी। होमर उनको पसंद थे। इन धारणाओं का विकास उनकी संस्कृति और आलोचना तथा धर्म और रूढ़िवाद जैसे विषयों पर लिखी पुस्तकों में हुआ। इनके द्वारा वे एक नई धर्म संस्कृति का विकास करने का प्रयास करते हैं जो मानवीय और संरचनात्मक हो।
ये कहना कठिन है कि मैथ्यू आर्नोल्ड मूलतः क्या थे। क्या वो एक कवि थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण कवि थे, या वो आलोचक थे, साहित्य की बहुत गहरी समझ थी, या वो एक संस्कृति चिंतक थे जो सब चीज़ों के बारे में विचार करते थे। वस्तुतः आलोचकों का विचार है कि वो इन तीनों का समन्वित रूप थे। वो बहुत महत्वपूर्ण कवि थे, बहुत महत्वपूर्ण आलोचक थे, और यहीं तक सीमित नहीं थे, वो संस्कृति पर चिंतन भी करते थे। और इसी का कारण यह है कि उनकी आलोचना बहुत रचनात्मक होती है और जीवन और संस्कृति के व्यापक परिदृश्य को आधार बनाकर आगे खुलती है। ये उनकी आलोचना की गहराई और व्यापकता प्रदान करने की वजह भी है, परंतु इसे उनकी आलोचना की सीमा भी लोग बताते हैं कि इनकी कमी है। उन्हें लगता है कि मैथ्यू आर्नोल्ड की आलोचना की जो धारणाएं वे सिद्धांत इन्हीं कारणों से इतने लचीले हो गए हैं कि उन्हें विधिवत धारणा या सिद्धांत की कोटि में रखा ही नहीं जा सकता। इसलिए वो शास्त्र की कोटि में है कि नहीं, उनको हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत रखें कि नहीं, ये विचार लोग उन पर विचार करते हुए करते हैं। एक कवि के रूप में उन्होंने विक्टोरिया काल के जो दो बड़े कवि टेनिसन और ब्राउनिंग के समक्ष वो खड़े दिखाई देते हैं, उस समय के जो कवि थे। और उनकी डोवर बीच जैसी कविताएं अंग्रेजी साहित्य की अमूल्य थाती मानी जाती है। कविता को वे जीवन की आलोचना के रूप में देखते हैं। बड़ा प्रसिद्ध उनकी धारणा है कि कविता जीवन की आलोचना। उनकी ये धारणा उनके काव्य, जीवन व आलोचना, इन तीन चीज़ों को एक साथ ग्रहण करने के कारण रही है। अगर हमें उनकी आलोचना को समझना है तो उनकी कविता और जीवन दृष्टि को भी ध्यान में रखना होगा। इन तीनों चीज़ों के मिश्रण से इनकी साहित्यिक दृष्टि विकसित हुई। उनका जो अंतर्विकास है, उनका जो शुरुआती दौर है मैथ्यू आर्नोल्ड का, वो कवि के रूप में आता है। पहले उन्होंने सबसे पहले कविताएं लिखनी शुरू की, आलोचना और चिंतन उन्होंने बाद में किया। और वो जो चिंतन है वो उनके कवि व्यक्तित्व का सहयोग करते हैं। और ये जो समय है वो 1853 से 1865 तक का है। 1857 में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नियुक्त हो जाते हैं और वहाँ वे लगातार 5 वर्षों तक रहते हैं। ये उनके रचनात्मक व्यक्तित्व का पहला दौर है। दूसरा जो चरण है वो 1857 से प्रारंभ होता है और 1875 तक चलता है। ये इसमें आलोचक का व्यक्तित्व प्रकट होता है और उसके बाद वो एक संस्कृति चिंतक के रूप में रहते हैं 1875 से 1888 तक। ये इनके 3 मोटे मोटे काल। शुरुआत उन्होंने कवि के रूप में की, बाद के दिनों में उन्होंने 20 वाले दौर में उन्होंने आलोचना लिखी और बाद में सबसे अंत में संस्कृति चिंतक। तो कविता धर्म, संस्कृति व दर्शन का रचनात्मक विकल्प है, ये उनकी मान्यता है। कविता सिर्फ मनोरंजन नहीं है, कविता ऐसे ही कुछ नहीं लिखते हैं, कविता कल्पना की उड़ान नहीं है, आपके मन मस्तिष्क का खेल नहीं है, वरन वो धर्म का विकल्प है। धर्म जो हमारे जीवन के सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है, संस्कृति जो हमारे सारे चिंतन और विचार को नियंत्रित करती है, दर्शन हमारे सारे समझ को नियंत्रित करती है। इन तीनों का विकल्प कविता। अगर इस धारणा को गहराई से देखने समझने का प्रयास करें तो देखेंगे कि मैथ्यू आर्नोल्ड का कविता से क्या अभिप्राय है। तो उनका कविता से अभिप्राय होता है रचनाशीलता। ये रचनाशीलता क्या है? उन्हें लग रहा था कि धर्म और संस्कृति परंपरा की जो रूढ़ियाँ हैं वो मनुष्य के वैज्ञानिक बोध और विवेक के रास्ते में अड़चन पैदा कर रही है। इसलिए इन रूढ़ियों से समाज की मुक्ति करनी है। तो मुक्ति कैसे होएगी, इस पर विचार करते हुए वे कविता की रचनाशीलता की संभावनाओं को पहचानते हैं और इस तरफ आगे गए। फिर उन्हें लगा कि काव्य मनुष्य को इतना संवेदनशील और इतना रचनात्मक बना सकता है कि इसे धर्म और संस्कृति के विकल्प की तरह उपलब्ध कर सकेगा। अब तक रचनाशीलता हमारे जीवन व समाज के केंद्र में नहीं बनी थी। अब तक धर्म और संस्कृति परंपरा की रूढ़ियाँ ये बाधा है। तो और इनको दूर करना है। दूर कैसे करेंगे? तो दूर करने का जो तरीका है, दूर करने का जो माध्यम है वो कविता है। तो एक तरह से कविता को उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। कविता की जिम्मेदारी छोटी नहीं है और इसलिए इन्होंने जो शुरुआत की वो क्लासिक जमीन पर की, शास्त्रीय आधार लिया उन्होंने, शास्त्र से मुक्त नहीं। क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड की जो शिक्षा दीक्षा है वो बहुत ही शास्त्रीय तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से हुई थी और इसलिए वो जानते थे कि शास्त्र में बहुत गुंजाइश होती है। इसलिए उन्होंने शास्त्र को छोड़ने की कभी वो वकालत नहीं की। धर्म और संस्कृति का विकल्प होने लायक कौन सा काव्य होता है? हर एक कविता तो नहीं हो सकती ना धर्म और संस्कृति का विकल्प, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। और इसकी जब उन्होंने तलाश की
तो आज कवि पैदा हुआ, 5 कविताएं लिखी और वो धर्म संस्कृति का विकल्प नहीं हो सकता, तो वो क्लासिक साहित्य की तरफ मुड़े और उन्होंने होमर, वर्जिल, मिल्टन जैसी कवियों में उनको लगा कि ये संकेत है, इनकी कविता जो है इनका विकल्प हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने क्लासिक काव्य को पुनः संबोधित करने और खोजने का प्रयास किया कि फिर से क्लासिक साहित्य को देखें और वे काव्य में मिथ के पात्रों के मानवीय रूप में पुनर्सृजन की संभावनाओं पाते थे। किसी तरह हम इनको जाने, इससे उनके संबंध में मौजूद अति मानवीय या अति प्राकृतिक जो देवीयता की रूढ़ी बनने से रोकना मुमकिन हो सकता था। तो वो जो मिथक थे, उन मिथकों को फिर देखो, उन श्रेष्ठ कवियों को फिर से देखो, वापस देख, जिसका मतलब होता है कि आप नई जो समकालीन दृष्टि है, जो आज की नज़र है, उस आज की नज़र से पुरानी साहित्य को फिर से पढ़ें। इस कारण मैथ्यू आर्नोल्ड के सिद्धांतों का जो मूल्यांकन करते हैं, उन आलोचकों का मत है कि उनकी साहित्य समीक्षा का आधार प्राचीन ग्रीक रोमन का शास्त्रीय साहित्य है। वो आधुनिक साहित्य के आलोचक नहीं है। ये एक तरह से उनकी आलोचना भी हो सकती है। ये इस बात की भी और आलोचना हो सकती है कि उनको अपने समकालीन साहित्य की समझ नहीं थी, या उस समकालीन साहित्य की समझ के आधार पर उन्होंने शास्त्रीय साहित्य का अध्ययन नहीं किया, वरन शास्त्रीय साहित्य का आधार ग्रहण किया, ग्रीक रोमन साहित्य का, और तब वो देखे और वे इस साहित्य के अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर तत्कालीन अंग्रेजी साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ से आधार आता है कि कोई आलोचक किसको आधार मानता है। हम आज को मान करके पुराने का अध्ययन करें या पुराने को मान करके आज का अध्ययन करें। और ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा कि नहीं, पुराने शास्त्रीय साहित्य का अध्ययन करें, उसके आधार पर नए की आलोचना करें, और इस क्रम में जो प्राचीन हमारा जो शास्त्रीय साहित्य है उसकी श्रेष्ठता को पुष्ट करते हैं। प्राचीन साहित्य श्रेष्ठ है। व्यास और वाल्मीकि हमारे श्रेष्ठ रचनाकार थे, उनकी श्रेष्ठता को सिद्ध करना, ये मैथ्यू आर्नोल्ड की आलोचना थी। इसलिए वो अपने काल में अभिव्यक्त जीवन पर जो लिखा गया साहित्य था उसको वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। कहा नहीं, हाँ ठीक है, कुछ लोग तैयार करते हैं, आज के जीवन का वर्णन करते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो शाश्वत नहीं। क्यों? क्योंकि जो आज के जीवन पर जो लिखता है वो क्षणिक होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो बदल जाता। ये जो अति परिवर्तनशील का जो दौर है, इतना अगर जो परिवर्तन आता है, इस परिवर्तन को आर्नोल्ड कभी पसंद नहीं करते थे। यहाँ स्थायित्व तो श्रेष्ठ है और प्राचीन साहित्य में मिलता। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो स्थायित्व का मुद्दा कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो स्थायित्व पर उनका जोर है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने समकालीन साहित्य को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ तो वही है, और उसके आधार पर आप अब देख लो आपने कितना किया। जब वो साहित्य की शास्त्रीयता को पसंद करते थे, शाश्वतता को पसंद करते थे, गंभीरता को पसंद करते थे, तो वो शैली भी गंभीर होनी चाहिए। इसलिए गुरु गंभीर शैली मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार काव्य की श्रेष्ठता की कसौटी है। अगर आप गहरी बात करना चाहते हो, व्यापक बात कहना चाहते हो, तो आपकी शैली भी गंभीर होनी चाहिए। आप हल्के हास्य से गंभीर बात नहीं कह सकते। इसलिए बड़ी बात बड़े अंदाज में, और इसलिए जीवन की आलोचना की जो उनकी प्रसिद्ध धारणा है, वो उसकी परिणति गुरु गंभीर में होती है। गंभीरता से अपनी बात को, हल्के फुल्के अंदाज या कल्पना की बेलगाम उड़ान, इन दो प्रवृत्तियों को उन्होंने अपने से पहले के नवशास्त्रवादी, रेस्टोरेशन काल और स्वच्छंदतावादी काल में देखा था। स्वच्छंदतावादियों में कल्पना की बेलगाम उड़ान थी, या एक हल्का फुल्का अंदाज रचनाकारों में मिलता है, उसको भी उन्होंने देखा था और उन्होंने कहा नहीं, ये अच्छा नहीं। हल्के फुल्के अंदाज में हास्य लिखा जा सकता है, पैरोडी लिखी जा सकती है, विडंबना लिखी जा सकती है, आप अपना वाक कौशल दिखा सकते हो, लेकिन ये गरिमापूर्ण तरीके से जो है आप कोई बात नहीं कह सकते। इसलिए गरिमापूर्ण तरीके से अगर आपको बात कहनी है तो आपकी शैली गंभीर होनी चाहिए। गंभीर बात को गंभीरता से ही कहना चाहिए, ये इनकी मान्यता थी। और इसलिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने प्रयोजन की गंभीरता को कोई विकल्प नहीं था। आप इसके बदले में कुछ हल्की फुल्की बात नहीं, इसी कसौटी पर उन्होंने स्वच्छंदतावादियों की अमर्यादित उड़ान को भी कभी पसंद नहीं किया। आप मर्यादा के अंदर रहिए, गंभीर बात कहिए, जिम्मेदारी से अपनी बात कहिए, क्योंकि कविता बहुत बड़ी चीज़ है, वो संस्कृति का और धर्म का विकल्प है। आर्नोल्ड सबसे पहले कविता के विषय को महत्वपूर्ण मानते हैं। आप किस विषय पर कविता लिखते हैं?
आप पेड़ पर कविता लिखते हैं, कि आदमी पर लिखते हैं, कि उसके इतिहास पर लिखते हैं, कि जीवन पर लिखते हैं, कि आप किस पे लिखते हैं? आदमी के जीवट पर लिखते हैं, कि उसके संघर्ष पर लिखते हैं, या विजय पर लिखते हैं, पराजय पर लिखते हैं, किस पे लिखते हैं? क्या आपका विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण। और जो विषय है तो वो विषय भव्य होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं। मेरे को छोटी सी कोई दिक्कत आ गई, आज मुझे नींद नहीं आई, इस पर आप कविता नहीं लिख सकते कोई बहुत भव्य, तो छोटा सा ठीक है, हो गया। आप कोई बड़ी बात कही, फिर उसमें वो जो भव्य विषय होता है उसमें अपनी फिर भावनाओं का अनुप्रवेश करें। अब आप उसके अंदर अपने खुद के भावनाओं को रखें कवि, और तब जो बाकी बातें होती है वो अपने आप आ जाती है। और इसीलिए वे ग्रीक अभिव्यक्ति पद्धति को आदर्श मानते हैं अभी भी, और वो कहते हैं कि इसीलिए क्योंकि उनकी शैली भव्य होती है। ये भव्य शैली गरिमामय रचनाशीलता को व्यक्त करती है, और इस शैली में दो तत्व अपने आप आ जाते हैं, और इन दोनों तत्वों से गरिमामय शैली आकार लेती है। वो यह काव्य सत्य और अति गंभीरता। अब यहाँ पर ये देखने की बात है कि वो कहते हैं सत्य तो होना ही चाहिए, काव्य में सत्य आना चाहिए और गंभीरता से आना चाहिए। इन दो चीज़ों का उन्होंने बल दिया अपने अध्ययन के दौरान। आर्नोल्ड ने गुरु गंभीर के भी कई रूप बताए, एक ही तरह की गंभीरता नहीं होती। जैसे कि होमर की गंभीरता सरल कोटि का गांधीर्य, या जैसे मिल्टन का है वो उग्र कोटि का गांधीर्य, और जैसे दांते में है सरल और उग्र दोनों का मिश्रण है। तो ये इसकी कोटि भिन्न हो सकती है। प्रेमचंद अलग कोटि से गंभीर हैं तो जयशंकर प्रसाद अलग कोटि से गंभीर है, लेकिन ये गंभीरता बहुत ज़रूरी है रचना के स्तर पर। और इसलिए जब आप रचना का मूल्यांकन करने के लिए जाते हैं, काव्य का मूल्यांकन करने जाते हैं, तो ये गंभीरता एक मुद्दा बनती है। मैथ्यू आर्नोल्ड की दृष्टि में ये जो गरिमा है, ये होमर, सोफोक्लिस, पिंडार जैसे ग्रीक कवियों के साथ साथ इटली के दांते और अंग्रेजी के मिल्टन में देखने को मिलती है। मिल्टन की उन्होंने बहुत तारीफ की अंग्रेजी में, और इटली के दांते की। यहाँ ये जान लेना चाहिए कि वे शेक्सपियर को भी उस स्तर का कवि नहीं मानते थे। हालांकि उनके अनुसार शेक्सपियर में कार्य को चुनने का कौशल और उसे रूपाकार देने की शक्ति विद्यमान है, फिर भी वे मिल्टन की बराबरी नहीं कर सकता। अब ये जो आपने काव्य मूल्य चुना, जिस काव्य मूल्य से शेक्सपियर से बड़े मिल्टन दिखाई देते हैं, और न केवल दिखाई देते हैं लेकिन आप एक आलोचक के रूप में, एक विचारक के रूप में आप में ये साहस है और आप में ये समझ है कि आप ये कह सकते हो कि इसमें ये महत्वपूर्ण। क्योंकि शेक्सपियर में तो हास्य और ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का मिश्रण है, और बीच बीच में उनका हास्य बढ़ जाता, और ये बात इनको मैथ्यू आर्नोल्ड को पसंद नहीं आती। इसलिए कहा कि नहीं, वो उतने गरिमा नहीं, यहाँ पर इस हिस्से में आके वो छूट गए। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि मैथ्यू आर्नोल्ड का आदर्श किसी कवि में हो भी सकता या नहीं। स्वयं मैथ्यू आर्नोल्ड की कविता में वे गरिमामय भव्यता कितनी है कहना मुश्किल। बहुत कई बार ऐसा होता है कि आदमी के मन में एक ऐसी इमेज होती है कि ये श्रेष्ठ कविता होती, लेकिन वैसी श्रेष्ठ कविता कोई होती नहीं, क्योंकि कोई लिख नहीं पाता ये। लेकिन एक आलोचक के रूप में आप उस असंभव कल्पना कर सकते हैं, और एक बड़ा आलोचक एक बड़ी असंभव कल्पना कर सकता है। आप छोटी छोटी संभव कल्पना कर सकते हो। तो कहा कि ये तो आपने ऐसा मापदंड रखा है जिस मापदंड पर कोई भी कवि खरा नहीं उतरता, सिर्फ ग्रीक वाले ही खरा उतर सकते हैं। तो आजकल लोग कविता क्यों लिखे? ये एक तरह से प्रकारांतर से मैथ्यू आर्नोल्ड के जो चिंतन है उसकी आलोचना भी है। आर्नोल्ड गांधीर्य को काव्य में अभिव्यंजित होने वाले वस्तु की तरह देखते थे, ताकि उसका जो स्वरूप है वो धर्म प्रचारकों के नैतिक बोध से मिलता जुलता न प्रतीत होने लगे। गंभीर तो हो, लेकिन आप नीति कथा का जो है धार्मिक प्रचारकों वाला ना हो। आपको धर्म प्रचारकों से टक्कर भी लेनी है, उनसे प्रतिस्पर्धा भी है, लेकिन आपके गंभीर की जो व्यंजना है, वो जो ध्वनि है, इसके कौशल को वे कहते किस तरह से करें। तो कहा इसके लिए आपको होमर, दांते और मिल्टन को पढ़ना चाहिए, इनके अंदर गंभीरता। हालांकि वो कहते थे कि मिल्टन में भी थोड़ी सी कभी कभी कमी आ जाती है, और जिसके कारण उनके जो कविता है उस कविता में नैतिकता बोध कभी कभी हावी हो जाता। आपको उस नैतिकता बोध से बचना, और गुरु गंभीर शैली के अनुसार जिन गुणों व प्रवृत्तियों की ओर मैथ्यू आर्नोल्ड ने संकेत किया है
उसका भी उन्होंने एक लंबी सूची दी है। माने आर्नोल्ड ने अपनी जो शास्त्रीय मान्यताएं रखी, उन मान्यताओं के अंदर वो सब बातें लिख दी, और वो लिखने के क्रम में उन्होंने अपने समय की जो साहित्य था उसकी आलोचना भी की, और एक तरह से उदाहरण के लिए उनको सामने रखा। इसलिए ये जो आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो इनका जो कवि रूप है वो दब जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा गंभीर आलोचक ही माने जाते हैं। इस गुरु गंभीर शैली में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? तो वो कहते हैं संवेदना होनी चाहिए। अगर आप महसूस नहीं करते, चीज़ों को संवेदनशील आप नहीं है, तो आप गंभीर बात नहीं कह सकते, क्योंकि तब आपके ऊपर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। और आप एक मनुष्य के साथ में, एक पाठक के साथ में संवेदना के स्तर पर नहीं जुड़ेंगे, खाली विचार के स्तर पर जुड़ेंगे, तो एक उपदेश के स्तर तक जुड़ेंगे, तो आपका जो हृदय है, आपकी जो संवेदनशीलता है वो नहीं रहेगी। दूसरी बात उन्होंने कही मितभाषिता। आप बहुत नहीं बोले। जो बड़बोले कवि होते हैं, जो बहुत ये रचनाओं में बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, वो मैथ्यू आर्नोल्ड को पसंद नहीं। ज़्यादा बड़प्पन से बोलने की ज़रूरत नहीं है, कवि को कम बातें बोलनी चाहिए। आप थोड़ी से शब्दों के अंदर बोलते हैं। तुलसीदास एक चौपाई कहते हैं, उसके अंदर कई अर्थ आपको शामिल देखने को मिलते हैं, उसको कहते हैं मितभाषिता, कम बोलना। ये मितभाषिता गंभीरता का लक्षण है। ज़्यादा बोलने पर आपका जो प्रभाव है वो सीमित हो जाता है। इसी तरह तीसरी गुण उन्होंने बताया कि भव्यता। साहित्य में एक बड़ा सा आकार रूप होना चाहिए। एक बड़े आकार की आप रचना सामने रखें, एक रूप आप सामने रखें। जैसे रामचरितमानस में राम का आकार बहुत भव्य, चारित्र बहुत भव्य, तो उस भव्यता की तरफ इशारा वो करते हैं कि वो होना चाहिए। फिर आपके जो पात्र हैं उनमें चारित्रिक दृढ़ता होनी चाहिए। ये नहीं है कि जरा सा कुछ आया और आपका चरित्र हिलने डुलने लग गया, ये ऐसा वो नहीं होना चाहिए। और निश्चल शुभ्रता, एक पवित्र किस्म की जो निश्चलता है वो रचना में हो। और इन सब के बाद उनका कहना यह है कि विज्ञान का जो अधूरापन है, उस अधूरेपन का विकल्प स्वच्छंदतावाद में नहीं है, कल्पना में नहीं है, नीति में नहीं है, कविता में। इसलिए आर्नोल्ड के अनुसार विज्ञान के कारण मानव समाज की अभूतपूर्व सभ्यता मूलक प्रगति हुई है। इससे पदार्थवाद का बोलबाला हो गया है और आध्यात्मिक मूल्यों व गुणों का ह्रास दिखाई देता है। यहाँ पर सभी जो विज्ञान का विरोध करने वाले जो चिंतक विचारक पश्चिम के हैं, जो कहते हैं कि इसके कारण भौतिकता का ज़्यादा आवरण हुआ, सभ्यता का विकास तो हुआ, विज्ञान ने जीवन को बहुत परिवर्तित कर दिया, लेकिन उसमें जो आध्यात्मिक मूल्य थे, मानव मूल्य थे, उन मूल्यों का ह्रास हुआ। और जो स्वतंत्रतावादी साहित्य है, उस स्वतंत्रतावादी साहित्य ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रकृति में वापसी का नारा दिया था। जैसे प्रसाद जी की हमारी कविता है ना, बड़ी प्रसिद्ध हिंदी में कविता है कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे। ये जो अवनी है, ये कोलाहल की अवनी है। ये कोलाहल सभ्यता का है, ये कोलाहल विज्ञान ने दिया, ये कोलाहल हमारे जीवन के अंदर आ गया है। उस कोलाहल की अवनी को त्याग करके और वापस प्रकृति के अंदर जाएं। परंतु वे विज्ञान के द्वारा जो पैदा किया गया अभाव है, वो अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती स्वच्छंदतावादियों के द्वारा। और इसकी उन्होंने स्वच्छंदतावादियों की आलोचना की, जिसमें से एक दो विशेषताएं उन्होंने बताई कि जो स्वच्छंदतावादी होते हैं उनके अंदर एक नएपन का मोह होता है, और नएपन के मोह में वो यथार्थ से परे चले जाते हैं। जीवन की जो वास्तविकता है, आदमी पैदा होता है, थोड़ा खड़ा होता है, चलता है, खाता है, पीता है, नौकरी करता है, सो जाता है, मर जाता है, तो ये एक सामान्य है। अब इसके अंदर से आप एक बहुत ही कोई नया चरित्र, नया तो आप कब तक नया करोगे? तो ये जो नयापन का मोह होता है वो रचना को यथार्थ से दूर ले जाता है, एक विचित्र तरह का चरित्र पैदा करने की आकांक्षा आती है। फिर दूसरा क्या होता है? अत्यधिक संकेत गर्भत्व, जिससे उनके आध्यात्मिक अनुभव अपूर्व बने रह जाते हैं। संकेत से ही आप अपनी बात को, पूरी बात नहीं कहो, गंभीरता से नहीं कहो, समझा करके नहीं कहो, आप संकेत से काम चलाओ। ये स्वच्छंदतावादियों के कारण हुआ, लेकिन आर्नोल्ड ने उनको कभी पसंद नहीं किया। आर्नोल्ड के अनुसार एलिजाबेथ युग के कवि नाटककार शेक्सपियर में इतिहास और मिथकों के आख्यान का रचनात्मक इस्तेमाल हुआ। इसका कारण ये है कि वे स्वच्छंदतावादियों की तुलना में मानव चरित्र के गहन अंतः संसार को
अधिक मूर्त व रचनात्मक रूप में हमारे सामने लाते हैं। मनुष्य व्यक्तित्व के बारे में, मानव के चरित्र के बारे में शेक्सपियर की जो समझ है वो समझ स्वच्छंदतावादियों की नहीं थी, और इसके कारण वो अधिक महत्वपूर्ण। ठोस रचनात्मक अनुभव तक पहुंचने से उन्हें शेक्सपियर के कथानकों का स्थापत्य भी साहित्य की श्रेष्ठता की एक कसौटी की तरह लगता है। वो उनका जो कथानक है, कथानक में वो जो ढांचा तैयार करते हैं, जिस ढांचे पर वो चरित्र खड़े होते हैं, वो ढांचा, वो जो स्थापत्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापत्य को अर्नोल्ड ने अंगों की समग्र में विलय की व्यवस्था के रूप में देखा। ये एक काव्य शास्त्रीय धारणा है कि अंगों का जो समग्र है उसकी विलय की जो व्यवस्था वो बनी। हालांकि वे शेक्सपियर के काव्य में वाग विदग्धता तथा सांकेतिकता जैसी चीज़ें भी देखते हैं, और जिसमें वो दोष पैदा करते हैं, वही दोष जो स्वच्छंदतावादियों में भी है, लेकिन तब भी शेक्सपियर कुछ चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्नोल्ड इससे आगे बढ़ते हैं और फिर उनकी सर्वाधिक चर्चित और उद्धरण योग्य जो अवधारणा है वो है कविता जीवन की आलोचना है। हालांकि इसका जो अर्थ है वो बहुत बार अस्पष्ट रह जाता है और इससे जुड़े हुए अनेक विवाद आते हैं। आलोचना अपने आप में एक बोधमूलक, ये विश्लेषण मूलक मीमांसा विचार प्रक्रिया है। दूसरी ओर जीवन एक ऐसी कोटि है जो समग्रता व संश्लिष्टता में देखे जाने की मांग करती है। हमारे समय के अनेक चिंतकों को लगता है कि जीवन एक ऐसी धारणा है जो प्रकृति और ईश्वर की तरह भाषा से बाहर की वस्तु है, परंतु अर्नोल्ड के समय जीवन इतना ही उद्बुद्ध नहीं था। इसके दो तरह के अर्थ प्रचलित थे। पहला, विज्ञान सम्मत विकासवाद प्रेरित आधारभूत अर्थ। दूसरा था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपों में जीवन को संस्थानिक व मानवीय अर्थों के मिश्रण की तरह देखा था। अर्नोल्ड जीवन की आलोचना द्वारा किसी सुस्पष्ट धारणा निश्चित हो सकने की असंभावना से परिचित थे। अतः उन्होंने जीवन की आलोचना को जीवन के प्रति वैज्ञानिक व तटस्थ विवेकपूर्ण विचार मंथन की तरह देखा। चिंतन की जिस प्रक्रिया से उसे जोड़ा, उसे नाम दिया चित्त की मुक्त क्रीड़ा। इससे वे साहित्य की जिस रचनाशीलता का संबंध जोड़ते थे वही थी उनकी गुरु गंभीर शैली। मैथ्यू आर्नोल्ड मानते थे कि प्रत्येक आलोचक को अपने से अलग एक और महान साहित्य को जानना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने ही साहित्य को जानें। अंग्रेजी आलोचकों को सिर्फ अंग्रेजी आलोचना तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें श्रेष्ठ प्राचीन साहित्य का तथा अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने तुलनात्मक साहित्य का महत्व दिया। यहाँ तक कि दुनिया में जो सबसे अच्छे विचार हैं उनसे अपने आप को सीखना चाहिए तथा उन विचारों का प्रचार करना चाहिए। ऐसा होने पर ही साहित्य जो है वो जीवन की आलोचना हो सकता है, और इसके लिए आलोचना को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक शब्द का प्रयोग किया है कि आलोचक को डिसइंटरेस्टेडनेस होना चाहिए, अर्थात अपनी वैयक्तिक रुचियों से मुक्त होना चाहिए। तभी आप संसार की सबसे अच्छी चीज़ों को देख और दिखा सकते हैं। उनके अनुसार चीज़ें जैसी है उन्हें उसी रूप में देखना और दिखाना ही जीवन की आलोचना का सार तत्व है। साहित्य की शक्तिशाली और सुंदर तरीके से जीवन के बारे में विचारों को व्यवहार में लाना चाहिए। तो ये जो सबसे श्रेष्ठ साहित्य है, श्रेष्ठ हमारा जो जीवन है, उस जीवन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि संसार में जो सबसे अच्छा है आपको वो आना चाहिए। किसकी रचना सबसे अच्छी है, तो आप अगर आलोचक हैं तो आप उसको पढ़िए, और आपके अगर अपने साहित्य में नहीं है तो आप दूसरों के साहित्य में पढ़िए। और कहीं भी अगर आपको नहीं मिलता तो ग्रीक और रोमन साहित्य में आपको मिलता है, वहाँ से आप सीख करके आइए, और तब आपकी जो है वो गंभीरता या गुरु गंभीर शैली आएगी। अर्नोल्ड की जो साहित्य की आलोचना और उनकी जो धारणा है और उनकी जो सिद्धांत भूमि है उसमें लचीलापन कई बार दिखाई देता है, और विविधता जैसे तत्वों के कारण एक व्यवस्था में बांधना सरल नहीं, सहज नहीं। फिर भी एक तालिका की तरह अगर हम चाहें तो आर्नोल्ड को इस तरह से देख सकते हैं। आर्नोल्ड की आलोचना का सार तत्व इस तरह मान सकते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, इसका उत्तर हमें श्रेष्ठ कविता में मिलता। पहले धर्म में मिलता था या संस्कृति में मिलता था, हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा हमको चरित्र होना चाहिए, कैसे हम अपना विकास करके कैसा रहे। मूल पद्धति उनकी आलोचनात्मक थी, और आलोचना की जो जमीन जिसे कहते हैं वो उनका जीवन था। और प्रक्रिया विधि के लिए उनका बड़ा प्रसिद्ध शब्द है चित्त की मुक्त क्रीड़ा और तटस्थ भाव।
आप किसी के जो है रुचि नहीं रखते, वैयक्तिक रुचियों से परे, और आप एक दूसरे की चीज़ को आप तभी देख सकते हैं जब आप उन वैयक्तिक रुचियों से मुक्त हो। और प्रतिनिधित्व, विविध ज्ञानानुशासन की बहुलता और अंतर अनुशासनात्मक अंतर्दृष्टि से आप चीज़ों को देख सकते हैं। और आपका जो प्रयोजन है साहित्य का, वो रचनात्मक समन्वय और विश्लेषण विवेचनगत निर्णय या मूल्यांकन है। और श्रेष्ठ साहित्य का गुण क्या है? श्रेष्ठ साहित्य का गुण है सहजता, गुरु गंभीर शैली, संजीदगी, विवेक सम्मत दृष्टि और उदारतावादी सहनशीलता। ये जो चीज़ें हैं वो साहित्य को हमें काम लाती है। इसका जो प्रभाव क्या है? तो अवसाद में जा सकता है, पुनर्जीवन हमको मिल सकता है, पुनर्रचना आप करोगे, और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की पूर्ति और जनतांत्रिक पुनर्स्थापन। इन मान्यताओं को सूत्रबद्ध रूप में और विस्तार से मैथ्यू आर्नोल्ड ने हमारे सामने रखा। और भारतीय विश्वविद्यालयों में और हिंदी आलोचना में मैथ्यू आर्नोल्ड एक गंभीर नाम है, और उनके चिंतन और लेखन से बहुत सारे लेखक, आलोचक और विचारक प्रभावित हुए हैं।